हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं सभी का आज के इस वीडियो क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय का पर्सनली 1.3 से संबंधित प्रश्न 5 और 6 का सॉल्यूशन हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर जो भी बच्चे मेरे इस वाले वीडियो पर नए होंगे तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग पर्सनली 1.3 से संबंधित कुल जितने भी थ्योरी है मैंने आप लोग को बताने का प्रयास किया है उसको दोस्तों आप लोग समझ लीजिएगा, या फिर पर्सनली 1.3 से संबंधित कुल जितने भी पहले के प्रश्न होंगे उसे दोस्तों आप लोग समझ लीजिएगा, तभी जाकर आप दोस्तों इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर जो भी बच्चे मेरे पर्सनली 1.3 से संबंधित कुल जितने भी 5 से पहले वाले प्रश्न है उसे आप लोग बनाना जानते हैं या दोस्तों उसका सॉल्यूशन करना आप लोग जानते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो क्लासेस को। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में आपसे कहा क्या जा रहा है। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों आपसे ये कहा जा रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसारण में आवर्ती खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं, अपने उत्तर की पुष्टि के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपका जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न ऑलरेडी बोल चुका है कि जब हम 1/17 से भाग देंगे तो भागफल क्रिया के फलस्वरूप इसका जो निरूपण होगा दोस्तों दशमलव प्रसार का, वो होगा कैसा, तो आसांत आवर्ती का। क्योंकि यहाँ पर पहले ही बोला है कि आवर्ती खंड में अधिकतम, तो आवर्ती खंड मतलब ये जो आवर्ती खंड है दोस्तों वो किस में प्राप्त होगा, तो ये दोस्तों प्राप्त होगा आपके परिमेय संख्या में। क्योंकि दोस्तों आपका जो परिमेय संख्या होता है उसके मात्र केवल 2 ही उसके दशमलव प्रसार हो सकते हैं, जिसमें पहला होता है आपका आसांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है आसांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और जबकि आवर्ती बोल चुका है, क्योंकि परिमेय संख्या में आता है अनावर्ती और इसमें बोला है आवर्ती, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका जो दशमलव प्रसार हम लोग निकालेंगे वो कैसा निकलेगा, वो निकलेगा आसांत आवर्ती। तो आपको ये बताना है कि जो आसांत आवर्ती मतलब आवर्ती खंड में जो आपके भागफल में जो अंक आएंगे वो अधिकतम कितने प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए दोस्तों क्या करना है कि आपको भाग देकर ये देखना है कि आपने भागफल में आवर्ती खंड में कुल कितने अंकों को आपने प्राप्त किया है। तो आइए दोस्तों बिना देर किए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अंश में हर से भाग कर ये देखते हैं कि इसके भागफल में पुनरावृत्ति अंकों का खंड कितना अंकों तक प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग हल, क्योंकि जैसा मैंने आप लोग को पहले बताया था आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हम लोग लिख लेंगे दिया गया है। तो दिया गया है क्या दोस्तों, संख्या। तो संख्या है आपका 1/17 लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्यों? क्योंकि प्रश्न नहीं बोला है कि आवर्ती खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं, अपने उत्तर की पुष्टि के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, मतलब भाग दीजिए। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि 1/17 से भाग देने पर, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा भाज हो जाएगा 1 और भाजक हो जाएगा 17। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमको भाग देना है 1/17 से। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि 1/17 से भाग देकर देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि अपने भाज के रूप में यहाँ पर रख लेते हैं 1 और फिर अपने भाजक के रूप में दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं 17। हमें 17 से क्या करना है, 1 में हमें दोस्तों भाग देना है। तो देख सकते हैं कि जो आपका 1 है वो बिल्कुल भी 17 से नहीं जाएगा। तो उस स्थिति में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर दशमलव का प्रयोग करते हैं। दशमलव के प्रयोग से जो 1 है वो अपने आप को 10 गुना कर लेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा आपका 10। जो 10 है वो क्या है, आपके भाजक से छोटा पड़ जा रहा है, यानी बिल्कुल दोस्तों भाग नहीं जाएगा। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक शून्य का और हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बन जाता है आपका 100। अब हम क्या करते हैं कि 17 को देखते हैं कि कितना बार में अगर हम ले जाएं कि मतलब ये 100 आपका कट जाए या 100 से कम तक ये प्राप्त हो जाए। तो 17×5 कितना होता है दोस्तों, 17×5 होता है 85। तो हम लोग 5 बार में दोस्तों इसको लेकर चलते हैं। जब दोस्तों हम लोग 100 में से 85 को माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 15। क्योंकि 85 और 15 कितना होता है, 100। अब देखिए जो 15 है दोस्तों वो 17 से जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर एक 0 और बैठा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निकल कर आता है 150। अब देखते हैं कि जो 150 है 17 से कितना बार में जाता है, 17×8 136। ठीक है, अगर दोस्तों और इससे अधिक ले जाएं तो 150 से अधिक हो जाएगा, जो कि दोस्तों हम बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4। और ये हो गया 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 1। और 0 0 आपका खत्म हो गया, यानी कि इसका शेषफल कैसे आ गया, 0। अब यहाँ पर बचा दोस्तों 14। अब क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक 0 का प्रयोग करते हैं। ये जो 140 है फिर किससे जाएगा, ये जाएगा 8 बार में, क्योंकि 17×8 कितना रहा दोस्तों, 136 आ रहा है ना। तो हम इसको क्या करेंगे कि 8 ही बार में लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो 136।
समझ रहे हैं ना, क्योंकि जो 136 है दोस्तों 140 से छोटा है। तो यहाँ पर जब हम लोग 140 में से 136 को माइनस करते हैं तो बचेगा केवल दोस्तों आपका 4, क्योंकि 136 4 होता है 40। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक शून्य का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखने का प्रयास कीजिएगा। अब ये जो 40 और 17 कितने बार में जाएगा, तो 17 तो 51 ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो 2 बार में दोस्तों लेकर जाएंगे, 17 दूनी 34। तो यहाँ पर दोस्तों निकल कर आएगा कितना दोस्तों, 6। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर शून्य बैठा देते हैं। अब दोस्तों ये जो 60 है वो 17 से कितने बार में जाएगा, तो 17 तिया 51, तो 3 बार में क्या करते हैं दोस्तों हम लोग लेकर जाते हैं। तो जब यहाँ पर 60 में से 51 का माइनस होगा तो कितना बचेगा, 9। 51 और 9 कितना होता है, 60। हो सकता है दोस्तों आप लोग को आगे ना दिखे, हम क्या करते हैं इधर इसका सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 9 है ना, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे, मतलब यहाँ पर 0 बैठा देंगे हम लोग, तो ये बन जाएगा कितना दोस्तों, 90। अब देखते हैं 17 बचे 85, तो 5 में क्या करते हैं दोस्तों, लेकर हम लोग चलते हैं, तो ये हो जाएगा 85। और 90 में से अगर हम 85 का माइनस करते हैं तो कितना निकल कर आता है, 85 5 90। ठीक है, तो यहाँ बचेगा दोस्तों कितना, 5। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जो 50 आया वो 17 से कितने बार में जाएगा, तो 17 तो 51 ज़्यादा हो जा रहा है, एक अधिक हो जा रहा है, तो 17 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 दूनी 34। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 34। और फिर दोस्तों हम लोग 50 में से 34 का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 और 40 10 50 यानी 16। यहाँ पर 16 निकल कर आएगा। फिर क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 0 का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से जो आपका शेषफल अपने नया भाज्य के रूप में कितना में चेंज हो गया, तो 160 में दोस्तों चेंज हो चुका है। ठीक है, अब ये कितना बार हो जाएगा, 17 नवा कितना होगा, 153। हम लोग जब 160 में से 153 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों बचेगा 53 और 7 कितना हो जाएगा, 160। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग 0 का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ से दोस्तों बन जाएगा 70। अब क्या करेंगे दोस्तों कि 70 को देखेंगे कि 17 से कितना बार में जाएगा, तो 17 चौके 68। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको 4 बार में क्या करेंगे, लेकर जाएंगे, 17 चौके 68 है। और जब दोस्तों हम लोग 70 में से 68 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर निकल कर आएगा कितना, तो 2। 68 2 कितना होता है, 70। फिर दोस्तों यहाँ पर जो 2 है आप लोग देखने प्रेस कीजिएगा, जाएगा 17 से नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर लगाते हैं एक 0, तो ये बन जाएगा 20। अब फिर क्या करते हैं हम लोग इसको एक बार में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो 17 कम 17, क्योंकि जो 17 है वो 20 से दोस्तों कम है। आज जब हम लोग 20 में से 17 को माइनस करेंगे तो निकल कर यहाँ पर आएगा कितना, तो 3। 17 3 कितना होता है, 20। अब देखिए फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग दशमलव का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। अब फिर देखिए 17 से कितने बार हो जाएगा, 17 17 दूनी 34, जबकि 4 अधिक हो जा रहा है तो 2 बार में नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे दोस्तों हम लोग इसको एक ही बार में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर निकल कर आएगा कितना, तो केवल और केवल दोस्तों 17। और जब हम लोग 30 में से 17 का माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 13, क्योंकि 17 3 20 10 30, तो यहाँ पर दोस्तों निकल कर आएगा 13। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 13 है ना, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक 0 बैठा देते हैं, तो ये दोस्तों हो गया आपका 130। 7 बार दोस्तों ये जाएगा। ठीक है, 17 से कितना हो जाएगा, 119। आज जब दोस्तों हम लोग 130 में से 119 का माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 20 और 10 30 यानी 11। ठीक है, 19 1 20 10 30, तो केवल दोस्तों बचेगा कितना, 11। अब देखिए जो 11 17 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं 0 का, तो यहाँ बन गया दोस्तों 110। अब देखिए 17 छक्का, तो 17 छक्का होता है 102, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं 102। ठीक है, और जब 110 में से 102 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों निकल कर आएगा कितना, 8, यानी कि 10 में से हमने 2 को माइनस किया तो दोस्तों 8 बचा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 0 का हम लोग दोस्तों प्रयोग करेंगे। ठीक है, 0 का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर बनेगा दोस्तों 80। आइए जो 80 है कितना बार हो जाएगा, 17 चौके 68, यानी कि 4 बार में, कितना बार में दोस्तों, 4 बार में, तो लिखेंगे 17 चौके 68। 80 में से 68 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 12। 68 2 70 10 80, तो यहाँ पर दोस्तों निकल कर आएगा 12। हो सकता है दोस्तों आप लोग को इसके नीचे ना दिखे, तो यहाँ पर आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, कितना नीचे आया है, 12 ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दोस्तों 12। और फिर 12 जो है दोस्तों वो आपके भाजक से छोटा पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 का प्रयोग करेंगे, तो बन गया 120। अब देखिए जो 120 है दोस्तों वो कितना बार में जाएगा आपका, तो जो 120 है वो जाएगा 17 7 119, यानी 7 बार में दोस्तों क्या होगा, वो चला जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पर 119।
119। और जब दोस्तों हम लोग 120 में से 119 का माइनस करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा 1। ठीक है, यानी कि अगर 119 में 1 जोड़ दिया तो बचेगा 120। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने ये देखा कि हमने सर्वप्रथम 17 को 1 में भाग दिया था। आज जब हमने सर्वप्रथम 1 में 17 से भाग दिया था तो भाग क्रिया के फलस्वरूप हमारे भागफल में इतने सारे अंक प्राप्त हुए। कौन कौन अंक प्राप्त हुए दोस्तों? इतने सारे। कब? जब हमने 1 में 17 से भाग दिया तब। अब फिर हमारे शेषफल के रूप में जो आपका मान मिला है वो दोस्तों आपको 1 ही मिला है ना। अब फिर क्या करेंगे हम लोग कि अगर आगे क्रिया करेंगे, अगर भाग की अगर क्रिया में दोस्तों आगे लेकर जाएं तो हमको क्या करना होगा कि 1 में 17 से हमें भाग देना होगा। और जब दोस्तों हम लोग 1 में 17 से भाग देंगे तो आप ही लोग बताइए कि इसके मान में कोई बदलाव होगा? यानी दोस्तों आपके भागफल में जो अंक प्राप्त हुए हैं 1 में 17 से भाग देने पर पुनः दोस्तों आपके वही अंक प्राप्त होंगे जब आप 1 में पुनः 17 से भाग दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग भली बात ये समझ सकते हैं कि अगर हम लोग भाग की क्रिया अगर आगे लेकर जाते हैं तो हमारा ये जो अंक है वो अपनी पुनरावृत्ति करनी शुरू कर देगी और आपका जो शेषफल है, जो शेषफल में जो आपके दोस्तों प्रविष्टि मिलेंगे, प्रविष्टि वो भी क्या करेंगे? अपनी पुनरावृत्ति करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं कि आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो अंक है वो अपने आप की पुनरावृत्ति करेंगे। कब? जब हम लोग 1 में 17 से भाग देंगे तब। यानी कि पुनरावृत्ति खंड वाले आपके भागफल में जो अंकों का अधिकतम जो मान है वो कितना है दोस्तों? वो इतना ही है। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर अतः। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोगों ने, और यही दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके प्रश्न 5 का जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सरल तरीके से खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्न नंबर 6 पर चलने का प्रयास करते हैं। तब तक दोस्तों आप लोग इसे उतार लीजिए। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 6 का सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आपका जो प्रश्न नंबर 6 है वो काफ़ी दोस्तों आपका लॉन्ग है। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों बोर्ड पर अगर लिखता हूँ तो काफ़ी दोस्तों स्पेस मतलब घेर लेगा और साथ ही दोस्तों आप लोग को बताने में या मतलब दोस्तों इसका सोल्यूशन कराने में दोस्तों हमारा स्पेस काफ़ी कम बचेगा और लिखने में दोस्तों काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को दोस्तों पढ़कर सुनाता हूँ कि जो प्रश्न नंबर 6 है उसमें दोस्तों आप लोग से कहा क्या जा रहा है। आप लोग अपनी बुक लेकर बैठिए अपने घर पर दोस्तों। जो मैं यहाँ पर वीडियो जब आप लोग मेरा देखा कीजिए, जिस प्रश्नावली का भी दोस्तों आप लोग कक्षा 9 के जिस प्रश्नावली का भी दोस्तों आप लोग वीडियो देखा कीजिए और जिस क्वेश्चन का भी दोस्तों आप लोग वीडियो देखा कीजिए, उस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग अपने बुक के माध्यम से देख लीजिए उस बुक में क्या हो रहा है और उसको समझ कर दोस्तों तब आप लोग दोस्तों मेरे वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो मैं आप लोग दोस्तों यहाँ पर बताता हूँ कि प्रश्न नंबर जो 6 है उसमें आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपसे बोला जा रहा है कि P/Q और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर में बिल्कुल भी 0 नहीं होगा। ठीक है, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। अनेक मतलब बोला है बहुत सारे उदाहरण लेने के लिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P और Q कैसा है? पूर्णांक है, और साथ ही इन दोनों के बीच मतलब P और Q का जो गुणनखंड होगा मतलब ऐसा होगा दोस्तों कि उसमें कोई उभयनिष्ठ होगा ही नहीं। बात को समझ रहे हैं ना? और साथ ही बोल रहे हैं यहाँ पर कि जिसका 7 निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि P को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ठीक है, देखिए आप लोग ध्यान से मुझे प्रश्न कीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि हमको परिमेय संख्या का अनेक उदाहरण लेना है और जो परिमेय संख्या में जो अंश और हर का मान होगा आप जानते ही हैं कि वो कैसा होता है? पूर्णांक होता है, और साथ ही उसके हर का मान 0 नहीं होता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी दोस्तों ऐसा मतलब लेना है आपको एग्जाम्पल कि इनका जो दशमलव प्रसार का निरूपण होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तों आपको कैसा? तो होना चाहिए दोस्तों आपका शांत। और जब वो शांत होना चाहिए तो इससे आप परिमेय संख्या का कौन सा रूप मतलब बता सकते हैं या गुण बता सकते हैं, ये आपको दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है बताने के लिए। ठीक है, तो आप लोग समझने प्रयास कीजिएगा। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं सबसे पहले कि जब भी दोस्तों आप लोग को ये पता करना होगा कि हम कौन से परिमेय संख्या को बोल सकते हैं कि अशांत है या कौन से परिमेय संख्या को बोल सकते हैं कि अशांत आवर्ती है, तो उसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, वो है दोस्तों Q का अभाज्य गुणनखंड। Q क्या दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड। और आप सभी जानते हैं कि जो Q होता है और हमेशा हमेशा परिमेय संख्या के हर में ही उपस्थित रहता है, और हमें क्या करना है दोस्तों? हर का ही क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। और हर का अभाज्य गुणनखंड करके हमको ये देखना है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, या केवल 5 आ रहे कि नहीं। देखिए दोस्तों ध्यान समझिएगा, उसके अभाज्य गुणनखंड में या तो केवल 2 आने चाहिए,
या तो केवल 5 आने चाहिए, या तो उसके आभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आने चाहिए। अगर ऐसा परिमेय संख्या जिसके हर का आभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 और 5 दोनों साथे आए, तो हम बोल सकते हैं दोस्तों निसंकोच के साथ कि वो जो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वह दोस्तों आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। और वही दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पर निरूपण करके दिखाना है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। और हमको ऐसा लेना है पी और क्यू का मान जो क्या होना चाहिए दोस्तों, उसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए दोनों में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब सहभाज्य लेना होगा आप लोग को, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हमने यहाँ पर दोस्तों मान के चला कि हम यहाँ पर 6 प्रश्न हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, और इसमें दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि एक नंबर में कोई एग्जाम्पल दोस्तों हम लोग ले लेते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग ने ले लिया 3/10। ठीक है, 3/10। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसे p/q के रूप में निरूपित किया है। और जब हमने इसे p/q के रूप में निरूपित किया है तो कहीं ना कहीं जो संख्या है वो कैसा है दोस्तों, आपका परिमेय संख्या है। और हम क्या करते हैं कि इसके हर का आभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। अभी बताया मैंने आप लोगों को कि हर का आभाज्य गुणनखंड करेंगे और करके ये देखेंगे कि उसका जो हर का आभाज्य गुणनखंड है उसके आभाज्य गुणनखंड में या तो केवल 2 आए या तो केवल 5 है या 2 और 5 दोनों साथ ही आए। तो हम बोल सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार का निरूपण कैसा होगा, शांत होगा। तो दोस्तों 10 का अगर आप आभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो इसका आभाज्य गुणनखंड निकल कर आएगा 2 × 5 यानी 2 × 5 = 10। केवल 2 नहीं आया, केवल 5 नहीं आया, लेकिन 2 और 5 दोनों साथ आया है। तो इस स्थिति में दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि आपका 3/10 है वो आपका एक प्रकार का शांत दशमलव वाला आपका परिमेय संख्या है। यानी अर्थात इसका जो निरूपण होगा दशमलव प्रसार का होगा दोस्तों शांत। और साथ ही 3 और 10 में आपका कोई भी दोस्तों उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कैसे नहीं है, यहाँ पर जो आपके अंश का मान है वो है 3 और जो 10 में अगर आप तोड़ते हैं तो कितना निकल जाता है 2 × 5। तो कोई भी दोस्त है मतलब एक के अतिरिक्त, मतलब एक तो इसमें भी होगा एक तो इसमें भी होगा, तो सहभाज्य में एक चलता है। ठीक है, एक अतिरिक्त एक को छोड़कर यहाँ पर दोस्तों कोई भी इनमें जो गुणनखंड है वो उभयनिष्ठ है नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 3/10 एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल का। दूसरा नंबर में कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए दोस्तों जैसा कि दोस्तों हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 7, अब बाटा में ले लेते हैं दोस्तों 125। तो कोई अगर आपसे बोले कि 7/125 है वो क्या हमारा परिमेय संख्या है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं सबसे पहले इसके हर का जो मान है इसको दोस्तों हम लोग तोड़ के देखते हैं। ठीक है, आभाज्य गुणनखंड करके फैक्टर करके देखते हैं। तो जब दोस्तों 125 का फैक्टर करेंगे तो देखिए 125 का क्या होता है, ध्यान समझने प्रयास कीजिएगा। 5 × 5 × 5 यानी 5 × 25, 25 × 5 = 125। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 2 तो नहीं आया है लेकिन केवल और केवल 5 आया है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार का जो निरूपण होगा वो कैसा होगा, वो होगा दोस्तों आपका शांत। काहे से कि इसके हर का आभाज्य गुणनखंड 5 आया है। ठीक है, केवल 5 ही है। इससे बोल सकते हैं कि जब हम लोग 7 में अगर 125 से भाग देंगे तो इसका दशमलव प्रसार दोस्तों आपको शांत प्राप्त होगा। और साथ ही साथ इन दोनों में दोस्तों कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कैसे, क्योंकि 125 का होता है दोस्तों क्या, तो 5 × 5 × 5 और जो 7 है वो ऊपर में 7 है। तो देख सकते हैं कि एक के अतिरिक्त इन दोनों संख्या में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आप लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हुआ दोस्तों आपका दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर कोई एक तीसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं दोस्तों हमने यहाँ पर ले लिया 13 और बाटा में यहाँ पर ले लिया दोस्तों 100। ठीक है, 13 बाटा कितना लिया दोस्तों 100। अब हमको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर ये उदाहरण हमने लिया है 3 नंबर में, ये क्या वास्तव में हमारा जो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार का निरूपण है वो शांत वाला है। तो दोस्तों इसका फैक्टर करते हैं 100 का। तो 100 का दोस्तों जब आप लोग फैक्टर कीजिएगा तो कैसा होगा, देखिए तो 25 चौके कितना होता है 100। अब 25 को तोड़िएगा तो 5 × 5, 5 × 25 है। और 4 को तोड़िएगा तो 2 × 2 यानी देख सकते हैं कि केवल 5 तो नहीं है, केवल 2 तो नहीं है, लेकिन 2 और 5 दोनों साथे हैं। तो आप बोल सकते हैं कि हमारे 13 मतलब अंश कुछ रहे हमारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जो मतलब है वो केवल हर के आभाज्य गुणनखंड से है, जिसमें वो गुणनखंड में जो आपके आभाज्य संख्या आएंगी वो या तो केवल 2 आए या तो केवल 5 है या फिर 2 और 5 दोनों आए। तो हम बोलेंगे कि हाँ ये जो आपके परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार है वो आपका शांत होगा, नहीं था नहीं होगा। इस चीज़ को दोस्तों आप लोग हमेशा रिमेंबर रखिएगा। तो बोल सकते हैं कि 13/100 का जो दशमलव प्रसार का जो निरूपण है वो दोस्तों कैसा मिलेगा आपको, वो मिलेगा शांत दशमलव प्रसार वाला निरूपण। अब बात करें इसके आभाज्य गुणनखंड का, तो दोस्तों देख सकते हैं कि 100 का गुणनखंड क्या हुआ यहाँ पर 5 × 5
गुणा 2 और ऊपर में अगर दोस्तों हम लोग लिख दें कौन 13, तो देख सकते हैं दोस्तों कि 13 और 100 में कोई भी दोस्तों यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक को छोड़कर कोई भी है नहीं है। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर 3 नंबर का जो हमने यहाँ पर उदाहरण लिया है वो भी क्या है दोस्तों सही है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों 4 नंबर में 5/32, ठीक है दोस्तों 5/32, तो अब इसे हमें बताने की बिल्कुल भी दोस्तों कोई भी मतलब जरूरी है ही नहीं। आप लोग समझ चुके होंगे कि इसका मतलब क्या है। मतलब कि हम लोग 32 का फैक्टर करेंगे तो 32 से फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि 32 के फैक्टर में केवल 2 आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अंश का जो मान है दोस्तों वो क्या है आपका अंश का मान 5। तो 5 और 2 में इनके एक अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड करने का मतलब कि देखिए हमने यहाँ पर 25 लिया ना, यहाँ पर 25, हमने यहाँ पर नीचे ले लिया 10, तो 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुणे 5 कितना हुआ दोस्तों 5/25, और 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5। तो देखिए उभयनिष्ठ करने मतलब गुणनखंड के फलस्वरूप जो आभाज्य संख्या आपके 10 में आएगी वही आभाज्य संख्या आपके 25 में भी आनी चाहिए जब इनका आप लोग गुणनखंड कीजिएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों जब हमने गुणनखंड किया तो 2 तो इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन जो 5 है दोस्तों वो इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। मतलब ये जो 5 है दोस्तों वो क्या है आपका वो उभयनिष्ठ है। तो इसको हम लोग दोस्तों कटा देंगे तो अपने क्या हो जाएगा सरलता रूप में आ जाएगा, 5/2 के रूप में वो आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है बिल्कुल भी दोस्तों नहीं है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर मात्र केवल 4 एग्जाम्पल ले लीजिए और अपने बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने समझ के अनुसार चाहे तो इससे आगे भी दोस्तों आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को केवल 4 ही यहाँ पर एग्जाम्पल्स बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो 6 नंबर जो प्रश्न है आपसे क्या कर रहा है और हम इसमें क्या करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि P का कौन सा गुण मतलब यहाँ पर व्यक्त करेगा। तो आइए इसको दोस्तों हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखवा देते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है दिए गए उदाहरण के माध्यम से, किस उदाहरण के माध्यम से, जो अपने उदाहरण यहाँ पर लिया है 4 ठो, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए उनके हरों के आभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 अथवा 5 अथवा दोनों ही होते हैं। क्या बताया, केवल 2 मतलब केवल या तो 2 रहे या तो केवल 5 रहे या दोनों ही रहे, 2 और 5। और सबके साथ मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स देकर आप लोगों को समझाने का बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रयास किया है। तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको मतलब इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर परीक्षा में अगर क्वेश्चन अगर आ जाए तो दोस्तों मैं आप लोग बता देता हूँ, मिस्टेक से छूट गया है लेकिन मैं बता दूँ यहाँ पर दोस्तों कि पहले ऐसे लिख लीजिएगा 3/10 बराबर 3 2 5 10, मतलब हर में क्या होगा दोस्तों 2 5 10, ठीक है। ऐसे लिख लीजिएगा। अब फिर यहाँ पर लिख लीजिएगा 2 नंबर में देखिए 7/125 है ना दोस्तों, 7/125, तो 7/5 गुणे 5 गुणे 5 लिख लीजिएगा ऐसे। यहाँ पर 5 को गए दोस्तों 3 को है तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 की पावर 3। मतलब ये जो चारों एग्जाम्पल है ना तो उसको दोस्तों तोड़ कर लिख लीजिएगा। अगर तोड़ कर लिखिएगा तब ना बोलिएगा यहाँ पर कि हरों के आभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 अथवा 5 अथवा दोनों ही होते हैं। तो जब आपने हर का आभाज्य गुणनखंड किया ही नहीं है तो कैसे बोलिएगा कि दोनों ही होते हैं, यहाँ पर करके दोस्तों दिखाना होगा। तो हमने दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट मतलब एग्जाम्पल लिख दिया, फिर यहाँ पर लिख दिया, तो आप लोग समझाने के दोस्तों बिल्कुल भी हमको समय नहीं मिल पाया। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों कि अपने आभाज्य गुणनखंड को इस स्वरूप में दर्शा के हाई वाला स्टेटमेंट दोस्तों लिख दीजिएगा। अगर इस स्टेटमेंट को लिख देते हैं तो दोस्तों आपके 6 नंबर में जो आपके प्रश्न का जो आंसर है उसको दोस्तों कोई भी काट नहीं सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्न नंबर 5 और 6 का सोल्यूशन आपको दोस्तों बिल्कुल सही तरीके से समझ में आई होगी। अगर दोस्तों इस वीडियो को आपको समझने में और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।